नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर फिर आपके साथ हाजिर हूं मैं। 6 बज चुके हैं और मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा। विषय है अरविंद केजरीवाल को 440 वोल्ट का झटका। और ये झटका उनको राजनीतिक तौर पर नहीं लगा है, कानूनी तौर पर लगा है। जिस तरीके की फिदायीन सियासत वो करते हैं, फिदायीन सियासत में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आत्मघाती दस्ता होता है। अब मैं किसका आत्मघाती दस्ता होता है ये बताने की जरूरत नहीं आपको। उस अंदाज में जाना, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो जांच एजेंसी हो, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो। लेकिन यही गलती हो गई अरविंद केजरीवाल से। वो ये भूल गए कि अदालत में फिदायीन बनकर आप नहीं चल सकते। अदालत की अपनी एक प्रक्रिया होती है और वो कानून से चलता है, कानून से वो चलती है। और उसमें भी अगर आपने राजनीति करने की कोशिश की तो आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने भी बड़े आप शातिर हो, लेकिन कानून अपनी जगह आपको दिखाता है। तो हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए खास पैनल है। हमारे साथ दिल्ली के पूर्व एसीपी वेदभूषण जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है वेद जी आपका। वरिष्ठ जी पत्रकार नमस्कार। अभय राय जी हैं हमारे साथ। अभी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत राय जी जुड़ेंगे। और रेड माइक के तेज तर्रार, जो आप जानते हैं, संस्थापक, रिपोर्टर, संपादक सौरभ शुक्ला भी जुड़ेंगे। तो वेद जी, सीधे आपके पास आ रहा हूं। जो आज कोर्ट ने कहा, आपको पता है कि स्वर्णकांता शर्मा जो हाई कोर्ट की जज है, उन्होंने कहा कि आप सीधे सीधे जब गवाहों पर सवाल उठा रहे हैं, गवाही के तरीके पर, प्रोसीडिंग पर सवाल उठा रहे हैं, और उन्होंने रेड्डी ने जिस तरीके से चीजें दी उसको लेकर भी सवाल उठाया, तो इसके बाद जिस तरीके का जो कोर्ट का रुख रहा है उस पर क्या कहेंगे वेद जी? देखिए राजकिशोर जी, कोर्ट का रुख बिल्कुल क्लियर है। कोर्ट ने ये बात को साफ कर दिया कि आप सीएम हैं, आप बहुत बड़े पद पर हैं, आप राजनीतिक पार्टी के हेड हैं, कन्वीनर हैं, परंतु आप कानून से ऊपर नहीं है। क्योंकि केजरीवाल के दिमाग में ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। बार बार ईडी के जो संबंध थे उन पर सवाल पैदा करना। कभी कहते थे मेरी वीडियोग्राफी से आप मेरी गवाही ले लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कभी कहते थे कि मैं कोर्ट से अलग हूँ, मुझे अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। संबंध की जो भाषा है पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी, पर कहते हैं कि मेरे लिए, मुझे संबंध में ये बताया जाए कि मैं गवाह हूँ, या सीएम की कैटेगरी में बुलाया जा रहा है या मुलजिम की कैटेगरी में बुलाया जा रहा था। तो उनके सवालों का जवाब अब अदालत ने आज दे दिया है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप कानून से ऊपर नहीं है। आम आम आदमी पार्टी है, उनकी पार्टी आम है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब आप आम आदमी अपने आप को मानिए। ना तो आपको जेलों में वो सहूलियत दी जाएंगी जैसे सत्येंद्र जैन गलती से ले गए थे, जिनका खामियाजा दिल्ली पुलिस के एक बहुत सीनियर ऑफिसर डीजी को देना पड़ा, जो आज तक सस्पेंड पड़े हुए हैं। तो अब बिल्कुल जेल में भी वही पोजीशन आ चुकी है। जेल में भी केजरीवाल को अब वो रियायतें नहीं मिलने वाली। जो सोच रहे थे कि मैं सीएम हूं तो शायद मेरे लिए, जो उन्होंने कुछ किताबें मांगी थी, कुछ और चीजें मांगी थी, वो अदालत का एक डिस्क्रिप्शन था, अदालत ने उनका अलाउड किया। परंतु आज जो बेल दी, उनको बेल रिजेक्ट की है। बेल रिजेक्ट करते समय जो उनका एक ऑर्डर है, डिटेल्ड ऑर्डर है, वो पब्लिक डोमेन में अभी आ जाएगा शाम तक। उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप, हम सीएम को ट्रायल नहीं कर रहे, एक मुलजिम का या मुश्तबा या संदेहास्पद व्यक्ति का हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। और इस जी मामले में लगता नहीं कि बेल दी जाए, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली आदमी है। वो किसी भी गवाह को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, अपने धन के आवाज पर या अपनी पोजीशन के हाथ हाथ पर वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोगों का मुंह बंद कर रखे हैं। इसलिए बिल्कुल वेद अदालत जी, का दरअसल बिल्कुल बिल्कुल जो आपने बिल्कुल बात कही कि किस तरीके से जो है किसी के साथ जो है किसी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अदालत ने नहीं हो सुनिश्चित किया। सकता। हमारे बिल्कुल। साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रमाकांत गौर जी जुड़ गए हैं, जिनका हम जिक्र भी कर रहे थे। तो एक पुलिस अधिकारी का वर्जन आपने सुना, अब अदालत में जो हुआ, अब एक वकील का, एक अधिवक्ता का, एक लॉयर का भी आप वर्जन सुनिए। रमाकांत जी, सीधे आपके पास आ रहा हूँ। वेदभूषण जी ने क्या कहा आपने सुना। जी। कोर्ट के रुख से फैसला क्या आएगा ये प्रेडिक्ट करने वाले हम नहीं हैं, लेकिन कोर्ट का जो आज रुख था वो अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा झटका है। हमने इस पे कहा कि 440 वोल्ट का झटका लगा, और जो अरविंद केजरीवाल की जो फिराइन किस्म की सियासत होती है अदालत के आगे, किस तरीके से आज वो पूरी तरीके से न सिर्फ एक्सपोज हुई और अदालत ने आईना भी दिखाया। इसके मायने किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट के परिसर में एक राजनीति का कुचक्र चलाया जा रहा था और उसको बहुत सनसनीखेज बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जो आज विफल।
अरविंद केजरीवाल एक राजनीतिज्ञ हैं, एक एक्स IRS ऑफिसर भी है। उन्हें कम से कम कानून का इतना ज्ञान तो होना चाहिए था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के समन्स का जब वो विरोध कर रहे थे या पालन नहीं कर रहे थे, तब वो इस प्रॉब्लम को अपने आप इन्वाइट कर रहे थे। ईडी ने पहले दिन उनको गिरफ्तार नहीं किया। आप अगर देखें कि पिछले दिनों कैलाश गहलोत जो उसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के एक सदस्य थे, ईडी ने बुलाया, वो स्टेटमेंट देने गए, उनके कुछ स्टेटमेंट्स हो चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो ईडी एक जांच एजेंसी है, उसकी निष्पक्षता पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए, जिनका जवाब आज कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने कहा आपके खिलाफ प्राइमा फेसाई सबूत बनता है, और वो सबूत वही सबूत था जिसको तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत कास्टिगेट किया जा रहा है। को एक्यूज का या अप्रूवर का बयान एक मान्य एविडेंस है, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई 1 साल पहले तो बनाया नहीं, इसे बनाने के लिए ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रोविजन है। तो CRPC तो PMLA से बहुत पुराना एक्ट है, वहां अप्रूवर का प्राविधान है। अप्रूवर ने अगर एविडेंस दिया, कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, तो आप सिर्फ ईडी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। जिस न्यायाधीश ने उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, आप उसके कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठा रहे हैं, और बिना किसी सबूत, बिना किसी वजह के उठा रहे हैं, ये मान्य नहीं। ठीक है। अगर आप ये देखें कि ये इशू क्या था, इशू तो सिंपलिसिटर ये था कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को इलीगल करार दिया जाए, ये मांगा। दूसरी चीज मांगी कि जो रिमांड दिया गया वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सेकंड थिंग फर्स्ट, अगर रिमांड इतना इलीगल था तो अरविंद केजरीवाल ने 28 तारीख को रिमांड अपोज नहीं किया, रादर कंसीड किया कि मैं इस ईडी की कस्टडी को कंसीड करता हूं और मुझे ईडी की कस्टडी में दे दिया जाए, मैं जांच में सहयोग करूंगा। ठीक है। तो जो 21 तारीख को रिमांड दिया गया था, जिसकी वैलिडिटी हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज की गई थी, उसकी वैधता को चैलेंज करने का जो पिटीशन था वो अपने आप में इनफ्रैक्चर्स हो गया था, जहां तक रिमांड एप्लीकेशन की बात थी। अब अरेस्ट लीगल थी या इलीगल थी, इस पर आते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा, मैं खुद ये कहता रहा हूं कि ड्रैकोनियन लॉ है, जिसके तहत अरेस्ट बहुत सहजता में नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे सबूत हो तब इसमें अरेस्ट। तो जब पूरे सबूत हो तभी इसमें अरेस्ट हो सकती है, और इस केस में जब कोई सबूत ना हो, ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जी। तो भी कोर्ट उसमें बेल एप्लीकेशन खोलेगी कि इस व्यक्ति ने इन तथ्यों के आधार पर मैं ये निर्धारित करता हूं कि इस व्यक्ति ने ये अपराध कारित नहीं किया है, तभी कोर्ट उसको बेल दे सकती है। और दूसरी चीज कि आगे भी ये व्यक्ति ये अपराध नहीं करेगा, इस बात की कंडीशंस लगाई जाए और इस कंडीशंस को कंसिडर किया जाए, सिर्फ इन्हीं हालातों में बेल दी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की जो पिटीशन डिसमिस हुई है, मैं तो ये ठीक है रोशन जी। हमारे साथ रेड माइक के सौरभ शुक्ला भी जुड़ गए हैं। इस मसले को मिनट बाय मिनट अगर मैं कहूँ, अगर कुछ लोगों ने कवर किया है और इस मामले पे जितनी गहराई से इसकी पड़ताल एज ए रिपोर्टर की है, क्योंकि हम तो पर यहाँ बैठकर डिस्कस करते रहे, लेकिन फील्ड पर जो लोग इसको कवर ना सिर्फ करते रहे बल्कि इसकी बारीकियों से टाइम टू टाइम समझाते रहे। तो सौरभ, आप बुलंद भारत टीवी में जुड़े रेड माइक की तरफ से बहुत बहुत आपका स्वागत है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि आपने लगातार इस मसले को बहुत करीबी से कवर किया है। आज जो कोर्ट का रुख था
इसके लीगल मायने क्या है, एक रिपोर्टर के तौर पे आप जो देख पा रहे हैं, और राजनीतिक मायने क्या? क्योंकि देखिए, लीगल और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मायने हैं उसको समझाने के लिए तुम्हारे पास रमाकांत जी और वेद जी हैं, लेकिन जो आप वहां पर देख पा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकिशोर भाई, सर, आपने बुलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस के जुड़ी, चाहे वो पहले दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो, उनकी पेशी हुई हो, या संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पेशी हुई हो, बहुत करीब से इस केस को कवर किया है। आज हम सब जो रिपोर्टर्स कवर करते हैं, हम सब लोगों को ये तो लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलेगी, उनकी पिटीशन डिसमिस होगी, पर इतना डिटेल्ड जजमेंट आएगा पॉइंट बाय पॉइंट कोर्ट ने। जैसे कि पहली दलील अरविंद केजरीवाल ने दी थी कि चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है और वो प्रचार ना कर पाए, चुनाव में भाग ना ले पाए, इसलिए एक षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। तो कोर्ट ने क्या कहा उस पर? कोर्ट ने कहा कि वी आर कंसर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नॉट अबाउट पॉलिटिकल मोरालिटी। यानी हमारी जो पूरी रुचि है, या हम जो कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं, हमें संवैधानिक नैतिकता से लेने देना है, राजनीतिक तौर पर क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे हो, हमें उसे लेने देना नहीं। दूसरा आर्ग्यूमेंट अरविंद केजरीवाल का कोर्ट में था कि उनको 3 लफ्ज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने बोले थे, ईडी हैज अरेस्टेड मी टू ह्यूमिलिएट, टू इंसल्ट एंड मेक मी इन्फेक्चुअस इन इलेक्शंस। तो मुझे जलील करने के लिए, मुझे बेइज्जत करने के लिए, और मैं चुनाव में बिल्कुल निष्क्रिय हो जाऊं, इसके लिए मुझे गिरफ्तारी की है। अब कोर्ट उसमें कहता है कि राजनीतिक तौर पर आप कुछ भी करते रहे, हमारे उसे लेना देना नहीं है, आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, पर आप कानून से इतर नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने राजकिशोर जी ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए चंदा दिया गया बीजेपी को, शरद चंद्र रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद से लेकर के अप्रूवर बनने तक और बेल मिलने तक कुल 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया। उस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि आपको टिकट बांटने हैं या इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन किसे चंदा दे रहा है, उससे लीगैलिटी के तौर पर देखें तो प्राइमा फेसी हमारा क्या लेना देना, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इस केस से कंसर्न्ड हैं, हमारा सिर्फ इस केस से लेना देना है। राजेश्वर जी, शुरुआत में जजमेंट के आप लोग तो शायद नहीं सुन पा रहे होंगे, हम लोग तो सुन रहे थे। कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि जो ईडी ने एविडेंस या जो साक्ष्य जो ईडी ने कोर्ट के सामने रखे हैं, उन साक्ष्यों से लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी लिकर पॉलिसी को बनाने में एक षड्यंत्रकारी के तौर पर भाग लिया है। कॉन्स्पिरेटर का इस लफ्ज का इस्तेमाल कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में किया है। तो अब आपने पूछा, तो लीगल मामले हैं, अब जाहिर सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ कह देगा या कोई सख्त टिप्पणी करेगा तो लोअर कोर्ट्स में तो उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ता है। तो अब अरविंद केजरीवाल अगर बेल के लिए, जाहिर सी बात है प्रोसेस ये है कि वो लोअर कोर्ट जाए। अच्छा, जो तमाम, देखिए राजकिशोर जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उन 3 आरोपियों के बयान पर हुई है जो पहले आरोपी थे, फिर वो सरकारी गवाह बन गए, और फिर उन्होंने भी अपने शुरुआती स्टेटमेंट्स में नाम नहीं लिया, बाद में नाम लिया। जैसे उन्होंने दिनेश अरोड़ा का नाम लिया, उसमें उन्होंने राघव मगुंता रेड्डी के शुरुआत के 6 स्टेटमेंट्स में उनका नाम नहीं है। फिर उनके जो पिता मगुंता रेड्डी नाम लेते हैं अरविंद केजरीवाल का, फिर ईडी राघव का बेल अपोज नहीं करती, और फिर जाके राघव मगुंता रेड्डी और उनके पिता मगुंता रेड्डी बीजेपी के सहयोगी दल टीडीपी को ज्वाइन कर लेते हैं और उनको टिकट मिल जाता है। तो ये तमाम बातें कोर्ट में कही गई। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो अप्रूवर को लेकर के अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप अप्रूवर पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, यू आर क्वेश्चनिंग द एंटायर जुडिशियल प्रोसेस। आप एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो अप्रूवर बनने की जो परंपरा है वो 100 साल पुरानी है, आप उस परंपरा पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। देखिए, अब ये तो तमाम वैधानिक बातें हैं, जैसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं हमें कि अरविंद केजरीवाल शायद अब सुप्रीम कोर्ट का सीधे रुख करेंगे, और इसके इस बारे में घोषणा भी कर दी है। हाँ, जी, मैं फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन जो हमें पता था। उसके बाद अब राजनीतिक तौर पर देखिए, अभी थोड़ी देर में सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा मीट मिल गया है बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि राहत नहीं मिली,
रहा तो चलिए हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, पर साथ में झटके पे झटके पे झटके हर पॉइंट पर जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दी है उसको लेकर के बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को देखिए, राजेश्वर जी आप भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल या जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो पूरा जो 2G घोटाला, कांग्रेस कितनी बड़ी करप्ट है, जैसे लगा, जैसे माहौल बन गया कि राजकिशोर जी से रमाकांत जी से, सौरभ शुक्ला की जेब से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने पैसा चुराए हैं, तो मतलब ये माहौल बन गया था। तो बिल्कुल अब बाद में क्या हुआ, 2G केस में सबका एक्विटल हो गया, सारे आरोपी बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन कितने साल लगे। तो जो एक ट्रायल होगा, पहली बात तो देखिए राजेश्वर जी, इस केस में एक बहुत बहुत बुनियादी बात यह है जो शायद अरविंद केजरीवाल के आगे पक्ष में जाए, कि इस केस में अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और अगर मैं सही हूं तो 2022 अगस्त में FIR दर्ज हो गई थी तब। सौरभ आवाज आपकी चली गई है। भी है ठीक वो है, फाइल कर चुकी। जी अभी आ रही होगी। ठीक है तो सौरभ, मैं ईडी थोड़ा अपनी सा, चार्ज, तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा हम्म, हाँ, बस मैं अंत हाँ में मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि जी एक अब अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर पर इन तमाम टिप्पणियों के बाद बीजेपी से तीखी आलोचना भी मिलेगी, और अब बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर दिल्ली में और पंजाब में जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि अब वो इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है, उनको बिल्कुल घेरेगी भी और उन पर सवाल भी उठाएगी। जी ठीक है सौरभ, बहुत अच्छे से आपने, चूंकि देखिए यही एक रिपोर्टर और मेरी जैसा जो बंदा ड्राइंग रूम में बैठकर या स्टूडियो में बैठकर जो बात करता है, इसका फर्क होता है। आपने चूंकि सारी चीजें सुनी हुई थी तो उसको पूरी तरीके से सुना दिया, और बाकी रमाकांत जी और वेद भूषण जी परत दर परत उसके तमाम जो मैं पहलू समझा रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, मैं रमाकांत सर को सुन रहा था, वैसे जी ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 2% के भी नीचे है, और मैं खुद जानता हूँ रमाकांत जी ने कई ईडी के केसेस में जो आरोपी हैं उनको बाइज्जत बरी करवाया है। तो वो ठीक खैर है, जो कितने गुनाह नहीं है नहीं वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज तो अरविंद केजरीवाल के लिए खराब दिन है, बहुत नहीं झटके वाला दिन है। देखिए, कुल मिला के गुनाह अजीम है या हल्का गुनाह है ये तो बाद में पता होगा। लेकिन हमारे साथ अभय जी जुड़े हुए थे, अभय जी हमारे साथ जा चुके हैं, मैं अभय जी के पास फिर से आऊंगा। लेकिन वेद भूषण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सीधे, ये समझने की आपसे कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ वेद जी, अभय जी आ चुके हैं, तो मैं एक टिप्पणी लेकर आपके पास आ रहा हूँ। अभय जी, जो बात अभी सौरभ कह रहे थे, क्योंकि लीगल और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ताकत क्या है? मोरालिटी, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूसेडर। और जब वो यहां पर भी आए तो ऐसा लगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से, ये उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की। फैसला क्या आएगा इस पर टिप्पणी करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। इस पर अगर थोड़ी बहुत कोई रोशनी डाल सकता है तो कम से कम हम, सौरभ और अभय राय तो नहीं, रमाकांत जी और वेद भूषण जी के पास ये राइट ज्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके की चीजें डील की हैं। लेकिन हम पॉलिटिकल चर्चा जरूर कर सकते हैं। तो अब कुल मिला के जो एक मोरल हाई ग्राउंड था और जो एक फिदाइन अंदाज उनका होता है राजनीति का, कि हम मारेंगे और मार डालेंगे, इस तरीके से वो जो करते हैं, तो कुल मिला के जब आप मोरलिटी के आसमान से नीचे गिरते हैं तो कितनी हड्डियां टूटी होंगी इसका भी अंदाजा नहीं। और अब जब बीजेपी उनको ऊपर प्रहार करेगी और इंडिया गठबंधन पर प्रहार करेगी तो भ्रष्टाचारियों की एक पूरी फौज सामने है। अभी तक तो ईडी कह रही थी, लेकिन जब कोर्ट ने कह दिया कि आपके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, तो ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल का जो वो एक ग्राउंड था वो पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। इसको किस तरीके से देखते हैं राय साहब आप? राजकिशोर सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल के लिए झटका नहीं है, उनके साथ जो खड़े इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि अब तक तो इंडिया गठबंधन भी ये कहता था कि ईडी है, सीबीआई है, सरकार ने लगा रखा है, लेकिन ये हाईकोर्ट का फैसला है। और हिरासत को, जिस जमानत की बात तो है ही नहीं, ये तो हिरासत को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी। तो इसका मतलब ये साफ साफ हो जाता है कि हिरासत में अगर चुनौती, हिरासत की चुनौती को अगर कोर्ट ने इस तरीके से लिया और ये फैसला उन्होंने जो सुनाया है, तो ये साफ हो जाता है कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और गिरफ्तारी ग्राउंड पे हुई। ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल, जो कि हर चीज को कानून से ऊपर अपने को मानते थे और जबरदस्ती की बात करते थे, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए तो झटका है ही। जो उनके साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कोर्ट जब अपना वर्जन दे देता है तो इस देश में कहीं ना कहीं उसको अब चाहे और किसी पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन कोर्ट का भरोसा है और वो हाई कोर्ट है। और अगर जैसा कि सौरभ भाई ने भी बताया और आपने भी बताया कि अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से
हाईकोर्ट ने जिस तरीके से तासत की चुनौती को जिस फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट का भी मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई अलग हो। और अगर वहां ये जाते हैं, अगर वहां से झटका लगता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस चुनावी दौर में आम आदमी पार्टी और उनके साथ जुड़े इंडिया गठबंधन, इन लोगों के लिए बिल्कुल बैकफुट पर हो जाएगी और बीजेपी अब इसको और तरीके से भुनाएगी, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ तो जा ही रही थी और अब वो बार बार यही कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी जो है एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। तो ये जैसे ये वर्जन जो है ना, बीजेपी के लिए एक तरह से मान के चलिए कोई संजीवनी की तरह है। जो ईडी और सीबीआई की बात जो है, उसके दुरुपयोग की बात हो रही थी, तो आप मानकर चलिए कि हाईकोर्ट के इस फैसले ने अरविंद केजरीवाल और उनके साथ जो सहयोगी हैं उनको बैकफुट पर ला दिया है और बीजेपी के लिए बिल्कुल अब फ्रंट फुट पर खेलने का रास्ता बिल्कुल क्लियर कर दिया। बिल्कुल अभय जी, बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलेगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब फ्रंट फुट पर खेलते थे तो उनको शासन और कानून के जरिए बैक फुट पर ले जाने का काम जो दिल्ली पुलिस करती थी, उसके रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एसीपी जो पार्लियामेंट स्ट्रीट में रहे हैं, जिन्होंने एक नई किस्म की सियासत कहे या नई किस्म की क्रांतिकारी सियासत कहे या जिसको अराजकता कहे, उस पे अरविंद केजरीवाल से दो दो हाथ किया है। वेद भूषण जी हमारे साथ में है जो लगातार बात कर रहे थे। पहले भी वेद भूषण जी ने बताया कई बार कि किस तरीके की चीजें होती थी, लेकिन वेद भूषण जी अब तो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, अदालत का जो ये रुख था, क्योंकि निश्चित तौर पर आप लोगों के जो साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर ही अदालतें अपना मन बनाती हैं और निर्णय देती हैं। तो निर्णय की तो बात नहीं है, लेकिन जो प्रोसीडिंग शुरू हुई है उस पर इस तरीके की टिप्पणी आना, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप एजेंसी के लिए किस तरीके से उसको पॉजिटिव या निगेटिव देखते हैं और अरविंद केजरीवाल के लिए किस तरीके से इसमें दिक्कत देखते हैं? देखिए राजकिशोर जी, अभी ये आज की जो कार्रवाई हुई है उससे ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से जो आम आदमी पार्टी का स्टैंड शुरू से रहा है कि रिकवरी नहीं हुई केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से कोई रिकवरी नहीं हुई, फलां से कोई रिकवरी नहीं हुई। मैं आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों केस ऐसे जिनमें रिकवरी नहीं हुई पर सजा हो गई। मैं आपको हर्षद मेहता का नाम देता हूं। हर्षद मेहता सभी आपके व्यूअर्स ने, आप लोगों ने सुना होगा, हजारों लाखों करोड़ का घोटाला था, कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई। हर्षद मेहता हमारे बीच में नहीं है, निकल गए दूसरी यात्रा पर, वो अलग बात है। उसके अलावा आपने तेल की घोटाला सुना होगा, स्टाम्प पेपर का घोटाला हुआ था, उसमें कमिश्नर रैंक के ऑफिसर आर एस शर्मा अरेस्ट हुए थे उस टाइम, जो देन कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। उनको भी बहुत लंबे टाइम तक 6 महीने करीब उनको जेल रहना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। तो केवल ये कह देना कि रिकवरी नहीं हुई, जो आम आदमी पार्टी के तमाम सौरभ भारद्वाज आतिशी गला फाड़ फाड़ कर पहले दिन से चिल्ला रहे हैं, सब प्लांट किया गया, सब प्लांट किया गया है। उसके अलावा मैंने राजनीतिक लोगों के बारे में बताया कि सीएम लालू से बहुत मेजर रिकवरी नहीं थी। टीचर्स घोटाले के अंदर, जो शिक्षक घोटाले में चौटाला के खिलाफ बहुत कोई सबूत नहीं था, सजा हो गई 10 साल की, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी सजा जो बरकरार रही। और अदालत ने ये भी आज क्लियर कहा है, मैं टिप्पणी उस पर देख रहा था, उस पर लिखा था कि हम राजनीतिक तरीके से इन चीजों को नहीं देखते, हम लीगल या कानूनी जो हमारे सामने एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं प्रोसिक्यूशन द्वारा या डिफेंस उनको आर्ग्यू करते हैं, उस आधार पर निर्णय लेते हैं। तो वो भी क्लियर हो गया कि ईडी ने एक तरह से क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, हम किसी राजनीतिक उसके प्रभाव के अंदर हम लोग नहीं है। तो और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो के कविता की सुनवाई हुई थी, जो कि उस सारे मामले से जुड़ी हुई थी, और अब तो बिल्कुल मान लिया गया है कि केजरीवाल किंग पिन थे, क्योंकि 100 करोड़ रुपया जो दिया गया था, जो एलिजिबली दिया गया था, वो सारा ट्रांसफर किया गया था। धीरे धीरे अभी आपके पब्लिक को पता लगेगा पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ। अभी कल दुर्गेश यादव और इनके एक साथी को बुलाया गया था ईडी ने, वो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि दुर्गेश पाठक की जिम्मेदारी थी गोवा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को प्रोजेक्ट करना। तो पैसा किस किस सोर्स से पहुंचा है, तो उससे रिकवरी होना तो अब मुश्किल है। आज की डेट तो डिजिटल की दुनिया है, आप 1000 करोड़ रुपए मुझे दें, 1 सेकंड बाद पैसा हो गई नहीं था, वो डिजिटल में चला जाएगा। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, पर उनकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ कहना तो है ही। कैसे मुंह दिखाएं पब्लिक को, कैसे कहें कि हमारा बॉस चोर था, हमारा बॉस 100 करोड़ ले गया, दुर्गेश पाठक को 45 करोड़ रुपए दे दिए, बाकी पैसे कहाँ गए, वो सब चीजें एक फाइलों के अंदर आएगी। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, और इस तरह के किंगपिन को जमानत देना मतलब केस को एक तरह से खत्म करने के बराबर है। तो हाईकोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस हैं बहुत क्लियर हैं, और इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या आम आदमी की पार्टी नेता और कोई तरह से अपने व्यवहार करते रहे, बताते अलग रहे, वो अलग बात है। तो इसलिए
ये बार बार रो रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम था, इसलिए इस पर भी अदालत का एक तरह से इनडायरेक्टली क्लियर एक मैसेज था कि वी आर नॉट कंसर्न के इलेक्शन हो रहे हैं या क्या है, क्योंकि पिछली 10 बार से वो जिस तरह से उनका कंडक्ट था, क्योंकि जब बेल कंसीडर की जाती है, जमानत दी जाती है, तो मुलजिम का कंडक्ट भी अदालतें देखती हैं, कंसिडरेशन में रखती हैं कि क्या ये सही था इनका कंडक्ट। बार बार कभी विपक्षना का बहाना लेना, कभी इलेक्शन का बहाना लेना, कभी बजट का बहाना लेना, ये सब चीजें इनके लिए कुआं नहीं खाई की तरह काम करेंगे। इन्होंने अपने लिए खाई खोदी है, खुड्डा। ठीक है दुर्गेश पाठक को छोड़ दिया, अब दुर्गेश हम्म, पाठक कल को अरेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास क्या उनके खिलाफ सबूत हैं, आतिशी के खिलाफ क्या सबूत हैं, सौरभ भारद्वाज किस तरह से इस मामले के अंदर इन्वॉल्व है, ये तो एक इन्वेस्टिगेशन की चीज है। और मैं और ये बता दूं कि ये जो तमाम हम लोग टीवी पर बहस कर रहे हैं या नेशनल मीडिया जो दिखा रहा है, वो तमाम चीजें नहीं दिखा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फाइल के अंदर होती हैं, सीक्रेट होती हैं, उनको केवल अदालत ही अप्रिशिएट कर सकती है, उस चीज को बार बार कोर्ट में एक्सपोज नहीं किया जा सकता। वो तमाम चीजें जब ट्रायल होगा इस केस का, उस केस के ट्रायल के दौरान में वो पढ़ी जाएंगी, वो जो एविडेंसेज उनके खिलाफ रखे गए हैं, क्या उनका इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाए, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसी स्टेज पर बेल देने का मतलब है कि केस को एक तरह से झटका देने। लोग संजय सिंह पे दीपावली मना रहे थे कि भाई संजय सिंह हो गए, बिल्कुल न्याय मिल गया है। अरे अभी तो केस खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बेलजी ईडी नहीं आपकी बातें जी सुन के रमाकांत गौर जी बहुत ही कुछ रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट दे रहे हैं, और आपने कई मामले भी दे दिए, अब्दुल करीम तेलगी का भी मामला दे दिया। तो जब आपने ये नाम लिया तो सौरभ भी मुस्कुरा रहे थे, रमाकांत जी भी मुस्कुरा रहे थे, मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ रही थी। खैर, लेकिन ये मुस्कुराहट सिर्फ कुछ वजहों से आ रही थी, कैसे ये केस प्रोसीडिंग होती है उसके तमाम कारण है। तो मैं, आपने जो बातें कही हैं, किस तरीके से केस मजबूत हुआ है, एक पुलिस अधिकारी होने के नाते इससे अच्छा कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता था। लेकिन अब रमाकांत जी, मैं चाहता हूं कि ये जो विवेचना तो हो गई है, लेकिन इस विवेचना का जो पोस्टमार्टम जब होगा, मतलब पुलिस ने तो अपनी विवेचना कर दी, लेकिन इसका जो पोस्टमार्टम आप लोग जब करेंगे, क्योंकि आप तो तमाम लोगों के साथ, तमाम लोगों के लिए भी खड़े हुए, तो उस जगह पर अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देख पा रहे हैं। सौरभ के पास मैं जाऊंगा, थोड़ा सा इसके आगे की जो आम आदमी पार्टी की सियासत है उस पर मैं एक बात बोल के राजेश्वर भैया, मेरे को जाना है, आपको पता है। जी। मैं इतना एक बात बोलूंगा, उसके बाद मैं, सर ने जो बोला, मैं यूजुअली मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। अब्दुल करीम तेलगी का केस कभी किसी दिन लंबे लेंथ एट स्ट्रेंथ बात करूंगा। मैं इतना कहूंगा, कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दिस केस इज नॉट बिटवीन सेंटर एंड अरविंद केजरीवाल, दिस केस इज बिटवीन केजरीवाल एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यानी इसको केंद्र बनाम केजरीवाल का मामला ना बनाया जाए। बस देखिए सर, मुझे इतना ही कहना है अंत में। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, 2G का भी केस है कि सबको एक्विटल हो गया, सरकार गिर गई, मनमोहन सिंह चोर हैं, सोनिया गांधी चोर हैं, शीला दीक्षित चोर हैं, अच्छा बनाने वाले भी, ये बिगाड़ने वाले भी। अंत में देखिए यही कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी को सूट भी कर रहा है। देखिए कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम रखा जेल का जवाब वोट से। तो अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उसको लेकर के एक विक्टिम जो विक्टिम कार्ड खेल करके एक सिंपैथी लेने की कोशिश है, वो उसका एक बहुत मेजर आउटरीच प्रोग्राम है, वो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी बना रही है, जिसके आयाम धीरे धीरे आगे आने वालों में दिनों में देखूंगा। बस इतना ही बताना चाहता, और मुझे इजाजत लूंगा। ठीक है सौरभ, मैं जानता हूं कि आप जिन परिस्थितियों में हैं, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा समय निकाला। मैं रमाकांत जी फिर आपके पास आऊंगा। और लेकिन सौरभ ने जो बात कही है उस पर इस टिप्पणी के साथ में, कि जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश थी, उस पर तो कोर्ट ने पलीता लगा दिया है। तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर बहुत सी चीजें हो रही। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उनकी ये जो सब कोशिशें थी, उनकी टिप्पणियां वहां पर उनके इस प्रयासों को बेकार कर देती हैं। लेकिन रमाकांत जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, जो आज कोर्ट का रुख था, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो उनका राइट है। और आगे क्या होगा हम फैसले पर, मैं तो बिल्कुल उस पर चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोर्ट और एजेंसी और वकीलों के बीच का मामला है। लेकिन जिस तरीके से चीजें अब आगे बढ़ी हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए अगर मैं पूछूं आपसे कानूनी तौर पे, अब किस तरीके की मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं? राजनीतिक तौर पर मैं इसके बाद चर्चा करूंगा, लेकिन अब किस तरीके से मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं, गौर साहब? देखिए, दो चीजें हमको
प्राइमा फेसाई समझनी चाहिए। पहली चीज, ये बेल एप्लीकेशन नहीं थी, ये एप्लीकेशन थी अरेस्ट को चैलेंज करने वाली, जिसमें ये कहा गया कि अरेस्ट इलीगल है। दूसरी बात, कोर्ट ने कुछ विषयों पर टिप्पणी की। कंप्लीट ऑर्डर एक बार आ जाएगा, उसका अध्ययन और मनन करने के बाद ही उस पर कोई टीका टिप्पणी की जानी चाहिए। बट अगर कोर्ट ने कहीं ये कहा है कि ये पर्याप्त सबूत है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बिना पे कहा होगा। बट उससे केस की मेरिट्स पर या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत है या नहीं है, तब तक नहीं साबित होता जब तक उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो। अभी बहुत प्राइमरी स्टेज है। इस प्राइमरी स्टेज पर कोर्ट ने प्राइमा फेसाई कोई टिप्पणी कर दी, उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केस की मेरिट्स पर नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात पे फर्क पड़ता था कि अरेस्ट लीगल है या नहीं है, प्राइमा फेसाई एविडेंस है, ठीक है। एविडेंस मार्शल करने की भी तमाम स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है कि समनिंग से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देखती है कि भाई इसको बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। फिर उसको अरेस्ट करने से पहले एक बार रीजन टू बिलीव फॉर्म करना पड़ता है, वो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्लेंस में होता है। उसके बाद कोर्ट देखती है कि क्या अरेस्ट इलीगल है या नहीं है, रिमांड दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है, फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं, उसके कहीं बाद इस पर क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, तब कहीं फैसला आता है, जो कुछ साल बाद की बात है। वेदभूषण जी ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगस्त 2022 से ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जिसकी एक कंप्लीट चार्जशीट नहीं बन पाई। आखिर भाई, आपने सत्येंद्र जैन को भी अरेस्ट कर लिया था, आपने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, आप तमाम, चलो ठीक है, अक्टूबर 2023 में इनको पहली बार समन किया, ये नहीं गए, इनकी गलती है। पर ईडी भी कहीं ना कहीं इस बात की दोषी है कि इन्वेस्टिगेशन इतना लंबा समय ले रही है। ये भी कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा अगर जल्दी हो, आखिर उनकी वजह से कोई व्यक्ति 2 साल जेल में क्यों रहे। सत्येंद्र जैन की बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुई, राइट अप टू सुप्रीम कोर्ट डिसमिस हुई, किन्हीं वजहों से हुई होगी, पर किसी को भी इतने लंबे समय तक रख लेना क्या उचित है? तो उसका आंसर तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो नहीं है। जहां बहुत बड़े बड़े नामों की बात हुई, मैं एक ट्रायल कर रहा था हसन अली खान का, जहां ये केस आया कि $8 बिलियन जो है उसने स्विस बैंक में जमा की, उसकी एक भी रुपए की रिकवरी नहीं हुई। इसमें बड़े बड़े नाम आए, देश के आज के मूर्धन्य राजनीतिज्ञों के नाम भी उस मुकदमे में आए। बट हुआ क्या, उस केस में चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए और वो व्यक्ति कुछ साल जेल में रहने के बाद आज स्वर्ग से धार गया। मुकदमे का क्या हुआ? तो ईडी बहुत सारे काम करती है, बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठी करती है। इसीलिए सौरभ ने इंगित किया कि उनका कन्विक्शन रेट 2% भी नहीं है। वो परसेंटेज मैंने कभी एनालाइज नहीं किया, बट कहीं ना कहीं इस मुकदमे में कोई ना कोई लैकडाइसिकल स्पीड है जो प्रॉपरली नहीं काम हो रहा है। प्राइमा फेसाई एविडेंस है, उन्होंने अरेस्ट किया, वो एक दूसरी बात है, कोर्ट्स मार्शल करेंगी। अरविंद केजरीवाल अब हाईकोर्ट के खिलाफ फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी राहत सच कोई आज मिलने वाली हो नहीं दिखता। ठीक है, मैं एक बात दिखती है, मैं बस 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा कि इसमें सिर्फ एक बात ये हो सकती है जो सोचा जा सकता है कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस को चैलेंज करें और उनकी पिटीशन भी बाकी और लोगों की पिटीशंस के साथ सुनी जाए। इतना ही आज के समय में उनके लिए संभावना अभिव्यक्त की जा सकती है। बाकी बेल एप्लीकेशन फाइल करें, वो आर्ग्यू करें, उस पर बेल हो नहीं हो, वो एक दूर की बात है। अभी तो उन्होंने बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की और उसके बावजूद अपनी अरेस्ट को इलीगल बताते हुए जनता में जाके वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो उनका राजनीतिक पहलू है। बट जो इसका कानूनी पहलू है उसमें उन्हें कोई रिलीफ मिलता भी नहीं। ठीक है, मैं अभय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि कुछ प्रश्न उठाए हैं रमाकांत जी ने, मुझे लगता है कि एक बार वेद जी के पास मुझे फिर से जाना पड़ेगा। वेदभूषण जी, जो
प्रश्न उठाए हैं रमाकांत गौड़ जी ने, वो मुझे लगता है कि एक कानूनविद होने के नाते और आप एक तरीके से कहा जाए कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर विवेचना आप लोग करते रहे तो एजेंसियां कैसे काम करती हैं तो आप भी समझ रहे हैं। तो इन सब चीजों पे जो देरी हो रही है, इसका क्या फायदा देर सवेर उनको मिल सकता है? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो वो जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कोर्ट ने उसको अभी धूल धूसरित कर दिया है। भले ही वो एक बड़ा कैंपेन चलाने की कोशिश हो, लेकिन वहां पर तो जिस तरीके की टिप्पणियां आ गई हैं, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि उसके बाद बहुत मोरल राइट बचेगा। और राजनीति में आप कुछ भी कहें, जब तक नैतिकता का संबल नहीं होता है तब तक आपके पास राजनीतिक बल नहीं होता है। ये अब तक देखा गया है। तो ये जो कुछ इंट्रिकेसीज हैं, जो कानूनी जो गुणताएं हैं जिनकी तरफ रमाकांत जी ने जिक्र किया है, उस पर मैं चाहता हूं कि आपकी भी कुछ दृष्टि पड़े और आप भी उसको थोड़ा ओपन कर पाए। देखिए राजकिशोर जी, गौड़ साहब का मैं सम्मान करता हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इन्वेस्टिगेशन का जो समय है वो अदालत ने कानून में निर्धारित कर रखा है कि कितने टाइम तक आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये 50 साल 100 साल के लिए तो ट्रायल हो नहीं सकता। उसमें जितनी सजा है उतनी देर का आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मोटा मोटा कानून हमारा ये कहता है, तो इस बारे में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। ठीक है, बहुत फास्ट ट्रायल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो ईडी की जो टोटल स्ट्रेंथ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, बहुत ही कम है। मैं समझता हूँ वो जीरो के बराबर है जिस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट है। आपको ताज्जुब होगा, दिल्ली पुलिस से केवल एक एसीपी वहां पर डेपुटेशन पे जाते हैं और कोई नहीं होता। उनका अपना जो स्टाफ है वो पूरी तरह स्किल्ड नहीं है। जो लोकल पुलिस, जिस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छोटी साइकिल से चोरी लेके मर्डर तक की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो ईडी की वो प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि वहां पर इस तरह, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड तरह की एजेंसी है, केवल इस तरह के मामलों की विवेचना करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। और ये जो पैसे की ट्रायल होती है, ये अचानक रैंडम निकलती है। दुर्गेश पाठक को जब बुलाया गया होगा तो ईडी ने जरूर सवाल किया होगा कि जो 45 करोड़ रुपए का एलिगेशन आपके ऊपर आ रहा है, आप बताइए कैसे ये पैसे आपके पास मिले या नहीं मिले, मिले तो आपने उनका कैसे इस्तेमाल किया। तो ये जो ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन का है, अभी जो नया कानून 1 जुलाई से लागू होगा, उसमें पुलिस की और ईडी की ताकत और बढ़ने वाली है। मैं तब आपके व्यूअर्स को बताऊं कि उसमें जिनमें इन्वेस्टिगेशन का समय 60 दिन का है, 45 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड हो सकती है, और जिनमें 90 दिन है उसमें 60 दिन तक पुलिस कस्टडी रिमांड ली जा सकती है। अभी तो कानून और सख्ती की तरफ जा रहा है। तो इसलिए चाहे उन्होंने 1 रुपए का भी घोटाला किया है, चाहे वो सीएम है चाहे पीएम है, पीएम का भी ट्रायल हुआ है। आपने देखा कि मिसेज इंदिरा गांधी का ट्रायल हुआ, मनमोहन सिंह को पीसीआर कोर्ट में बुलाया गया और बड़े सबमिसिव आदमी थे, वो अदालत से रिलीफ लेकर आ गए, वो एक अलग बात है। परंतु मुझे लगता नहीं कि जीरो एविडेंस पर या किसी नील एविडेंस पर उनको अरेस्ट किया गया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती। तो इसलिए क्योंकि उससे उनके साथ में छेड़छाड़ हो सकती है कोई, ये क्योंकि केजरीवाल एक स्टेट के सीएम है और पंजाब भी उनकी रियासत है, तो वो बहुत कुछ करने की स्थिति में, यदि उनको बेल दे दी गई तो वो पता नहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका प्रीवियस कंडक्ट जो है वो एनार्किस्ट के तौर पर रहा है, तो खुद मानते हैं, दुनिया भर की चीज है कि मैं एनार्किस्ट हूँ, और उनके जो पार्टी का कंडक्ट है वो भी आज ऑलमोस्ट इसी तरह से है। आप उसकी तुलना टीएमसी से कर सकते हैं, जिस तरह से कल टीएमसी वाले इलेक्शन कमीशन पर आकर धरने पे बैठ गए, अनलिमिटेड टाइम के लिए धरना। तो ऐसे धरने से, जुलूस से जो राजनीतिक पार्टियों को फायदा हो सकता है, परंतु इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके कानून से बंधे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे, क्या आपके लिए रास्ता रहेगा, सब मुकर्रर है। राजनीतिक के लिए कोई मुकर्रर नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक सिपाही, एक आईएएस आईपीएस इस देश के अंदर 48 घंटे जेल ले जाए तो वो ऑटोमेटिक सस्पेंड कर दिया जाता है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उनको हटाने की बात उनकी पार्टी कर ही नहीं रही, वो क्या जेल से चलाएंगे। अब एलजी में और सीएम पोस्ट के बीच में जो टकराव दिखाई दे रहा है, आपको कई दिन से सुनने में मिल रहा होगा कि एलजी के बुलाने पर कोई मंत्री जा ही नहीं रहे, वो उनको कान सुनने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की स्थिति यदि क्रिएट हो जाए तो कल को राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर हंगामा करेंगे, डेमोक्रेसी खत्म हो गई और कोई कानून नहीं है। तो जो अदालत के निर्णय है वो बहुत सोच समझ के दिए जाते हैं, और हम सबको ट्रस्ट करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ऐसे ऐसे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो भगवान की तरह हैं, उन्होंने बिल्कुल अपनी बड़ी हिम्मत के साथ जजमेंट दिए हैं। लैंडमार्क जजमेंट है, सैकड़ों जजमेंट ऐसे हैं, गौड़ साहब को पता है कि ऐसे ऐसे जजमेंट देते हैं, छोटे छोटे मजिस्ट्रेट जजमेंट देते हैं जो बिल्कुल सबकी आंखें खोलने वाले होते हैं। तो इसलिए जो ईडी की जो अदालत है, जो स्वर्णलता मैडम है, जिन्होंने इतना एक बहुत बढ़िया एक
उसका एक तरह से मैं कहूं कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उन्होंने इस जजमेंट पर पहुंचे, नतीजे पहुंची हैं कि ये इनको अभी जेल में रहना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है और अभी बहुत सारी अरेस्ट होनी बकाया है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, जो जो नई नई चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ रही हैं, गोया का ट्रायल निकल के आ गया, दुर्गेश मुझे पाठक लगता को है बुलाया गया भूषण है। जी, आपने काफी चीजें बोली हैं, तो मुझे एक बार अभय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा कानूनी पहलू है जिस पर मुझे लगता है कि दर्शकों को बताना जरूरी, समझाना जरूरी है। इसलिए वेदभूषण जी और रमाकांत जी हमारी और आपकी तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर। तो मैं फिर माइक आपकी तरफ लेकर जा रहा हूँ। रमाकांत जी, जो प्रश्न वेदभूषण जी ने उठाए और जो उन्होंने जांच एजेंसी की सीमाएं बताई हैं और कोर्ट किस तरीके से सोच रहा होगा, क्या काम कर रहा होगा, आप इससे कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है, क्या इसको कहेंगे इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, वेदभूषण जी एक सीनियर ऑफिसर रहे हैं, ग्राउंड से जुड़े रहे हैं। एक छोटी सी बात से उनकी से मैं असहमत हुआ कि दिल्ली पुलिस के मुकाबले से सिर्फ एक एसीपी गए हैं। अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बना है। जी। और फाइनेंशियल क्राइम में ऑफिसर्स जो है टैक्सेशन से ज्यादा उठाए जाते हैं। अगर आप तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ऑफिसर्स ही वहां स्पेशल डायरेक्टर हैं। अगर मैं कहूं कुछ ही आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो स्पेशल डायरेक्टर रैंक तक रहे, एक मिस्टर उपाध्याय थे, वो आजकल नहीं है, बट मेजरली आईआरएस ऑफिसर्स ही इस रेजिम में इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। और इत्तफाकन मेरे अपने बहुत सारे परिचित लोग जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से गए हैं, मेरी जानकारी में है कि वो वहां हैं और उनके पास स्टाफ कम है। आज ये नहीं कहा जा सकता, आज उनके पास स्टाफ लगातार बढ़ाया जा रहा है, उनको लगातार सप्लीमेंट किया जा रहा है फ्रॉम वेरियस एजेंसीज। और तो इसलिए ये बात अच्छा, और सपोजिटली अगर कम भी है तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति को एक लंबे समय तक कस्टडी में रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में टिप्पणी की और जैसे संजीव खन्ना की बेंच ने ये टिप्पणी की कि आप एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट ले आते हो, फाइल कर देते हो 90 दिन के अंदर अंदर, फिर दूसरी बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट ले आते हो, जबकि आपकी इन्वेस्टिगेशन समाप्त होने में नहीं आ रही है, तो आप आखिर कितने समय तक किसी व्यक्ति को अंदर रख सकते हो? क्योंकि देश का संविधान सर्वोपरि है और देश का संविधान कहता है बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। कुछ कानूनों में जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, यूएपीए है, या और कुछ कानून है, या प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉज है, उनमें कहा जाता है कि जेल इज द रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन। बट अनलिमिटेड टाइम तक बिना ट्रायल किए अगर आप किसी को अंदर रख रहे हो तो ये अपने आप में उतना ही गंभीर अपराध है जितना उस व्यक्ति ने अपराध किया। ठीक है। और मैं आपको ट्रायल में उन एक्यूज पर्सन्स के नाम दे सकता हूं जहां 6-7 साल हो गए और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ, टोटल सजा ही 7 साल की है। अब 7 साल की अगर सजा में उस व्यक्ति को आपने 6.5 साल बिना ट्रायल के काट दिया तो फिर कौन सा न्याय मिला? और इसी केस में मैं अगर बात करूं कि अगर 2 साल, लगभग 2 साल सत्येंद्र जैन को हो गए जेल में, तो भाई उसे कौन सा न्याय मिल रहा है बिना ट्रायल के? तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली ऐसा नहीं है कि संदेह के दायरे से बाहर है। कानून अपना काम कर रहा है, बात ठीक है। आज एक 3 जजेस बेंच ने ये कहा, यही 2 जजेस बेंच का फैसला ये था कि ईडी एक समय से सीमा से बाहर नहीं रख सकती। फिर एक 3 जजेस बेंच का फैसला आया कि नहीं, इनको किसी भी समय अरेस्ट करने का और कैसे भी कितने भी लंबे समय तक अरेस्ट करने का आधार पर्याप्त। ठीक है। और ये फैसले हैं, हमने देखा कि एडीएम जबलपुर वाला केस जो एक सन 77-78 में आया, वो 9 जजेस की पीठ ने बदला। तो कानून ले जाते हैं, हर बार उनकी व्याख्याएं अलग होती हैं। आज कानून की भाषा शायद कुछ अलग है, पीएमएलए में बहुत ज्यादा पावर्स दी हुई हैं,
उतनी जी। पावर। ये जो नया कानून आ रहा है, इसके दुरुपयोग कितने होंगे, ये आज नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये एक अलग बहस हो जाएगी, लेकिन रमाकांत गौड़ जी, लेकिन जो मौजूदा जो प्रावधान है उनके जी। तहत जो परिस्थितियां बन रही है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, और ये हमारे संविधान का वो भी रहा है। लेकिन मुझे याद आता है कि समय समय पर कोई भी सरकार रही हो, मुझे याद आ रहा है कि पीएमएलए को लेकर जो कानून बहुत ज्यादा सख्त किए गए, वो शायद यूपीए की सरकार में किए गए थे। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, और उस समय ये नियम कानून किए गए। लेकिन ये जो बार बार प्ली ली जाती है, जो लोग अंदर जाते हैं, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से पोटा या टाटा में एक्यूज पर ये ओनस होता था कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करे, जी। लेकिन आर्थिक क्राइम जो है वो ज्यादा खतरनाक हो रहा था इसको लेकर। और ये इतने शातिर लोग होते थे जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, उसमें जब राजनेता भी आ जाते थे तो उनको पकड़ पाना एजेंसियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। तो ये कोई भी केंद्र सरकार रही होती है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। तो अभय जी, मैं वैद्य जी के पास जाऊं, मैं आपके पास, चूंकि एक राजनीतिक पहलू है इसका। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मुद्दे पर अभी तक अपनी सियासत की है, जेल से जो बात अभी वेद भूषण जी कह रहे थे, मैं उसको भी लाने की कोशिश करूंगा। ये तो रही बात कि भाई कोर्ट इतने दिनों से कुछ नहीं कर पा रहा है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कोर्ट अपने एक प्रावधान के तहत, अपनी कुछ सीमाओं के तहत वो चलता है, उसके अपने कुछ वो है। लेकिन राजनीति में जो उच्चतम मानदंड की जो बात करते हुए लोग चले आ रहे थे, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन जिन लोगों ने इस पर सबसे ज्यादा शोर मचाया, अब जब वो जेल के अंदर है, और आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब ये कह दिया गया कि आप को यूं ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका वो नहीं, केंद्र के साथ नहीं, जांच एजेंसी के साथ आपका है, और आप सीधे सीधे कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उस सियासत पर भी सवाल है। वो जो एक बहुत मोरल ग्राउंड पर आगे नैतिकता के उच्चतम मानदंड पर जाकर जिस तरीके से केंद्र सरकार को या सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो कॉर्नर करने की कोशिश हो रही थी, उनको घेरने की कोशिश हो रही थी, उस पर भी सवाल है। इसके बाद भी अब जेल से सियासत चलाना क्या इनके लिए आसान होगा? और खास तौर से जब 6 महीने बाद जमानत पाकर संजय सिंह बाहर आ चुके हैं, और शेर आया बाहर, जो शेर आया, देखो देखो शेर आया। उसके बाद सुनीता केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के बाद वंशवाद की सियासत भी दिखाई पड़ रही थी, उस पे ये जो डायनामिक्स हैं, कहीं आम आदमी पार्टी के लिए भारी तो नहीं पड़ेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है अभी देखा जाए तो जो ग्राउंड था गिरफ्तारी का, इसी गिरफ्तारी को कि ये गिरफ्तारी इल्लीगल, और अरविंद केजरीवाल इस इल्लीगल शब्द को असंवैधानिक करार करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, गैर कानूनी और संवैधानिक। वो दरअसल संवैधानिक, गैर संवैधानिक इसलिए वो कहते हैं कि उसका वो सीधे फ़ायदा जो है वो पॉलिटिकली लेना चाहते हैं। उनके मामले में ये गैर कानूनी चीज़ें कहनी चाहिए थी, लेकिन वो हमेशा संविधान का ही हवाला देते हैं, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ किसी भी चीज़ को सीधे संविधान से जोड़ देती हैं। तो ये जो जो गिरफ्तारी है, अब इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये हो गई कि ये इसी ग्राउंड पे ये उन्होंने कहा था कि ये जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, माने असंवैधानिक है। उन्होंने संविधान से इसको जोड़ा। तो अब इनके लिए मुश्किल ये है कि जब कोर्ट ने ये कह दिया कि ये प्रोसेस बिल्कुल सही था और उनकी गिरफ्तारी सही है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए जिस ग्राउंड पे उन्होंने कहा था कि मैं जेल से सरकार चलाऊँगा, ये तो उनके लिए सबसे बड़ा झटका तो ये है। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल ये भी है कि अब उनको इस्तीफा, कहीं न कहीं दबाव तो पड़ेगा। अब ये ज़रूर है कि उनकी पार्टी में तो कोई दबाव नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सहयोगी पार्टियाँ जैसा कि राजनीति कर रही हैं, वो साफ तौर पे कर रही हैं, वो भी इस तरीके का कोई कुछ नहीं है। तो अब अरविंद केजरीवाल की अपनी नैतिकता है, और वो जितना जल्दी इस पर काम शुरू करेंगे, उतना उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 2 बार इस प्रचंड बहुमत से दिल्ली की सरकार में बैठाया है और मुख्यमंत्री बनाया है। अगर वो इस खुशफ़हमी में रहते हैं, तो आने वाले समय में इस जनता का कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर उस जनता को लगा कि नहीं, ये नैतिकता को बिल्कुल ज़मीन पे लाने की कोशिश में है, तो ये उनकी राजनीति और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आज कोर्ट पे अभी भी इस देश की जनता का बहुत विश्वास है, और ये कोई लोअर कोर्ट तो नहीं है, हाई कोर्ट है। और बाय द वे, अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर आ जाता है, तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए बहुत ये एक तरह से आत्मघाती कदम होगा, अगर वो गिरफ्तारी, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी जो है कोर्ट से बिल्कुल सही मानी गई। तो ऐसे में उनको, उनके पास अब बहुत कम समय है। सुनीता केजरीवाल जितना ट्रेंड होना है वो ट्रेंड हो चुकी हैं।
तो ये अगर भले ही वंशवाद का आरोप लगे, लेकिन अब अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की राजनीति, आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए बहुत शुभ संकेत होंगे और जितना वो डिले करेंगे, उनके लिए पर अभय बहुत जी, मुश्किल। अब तो दिक्कत और हो गई है। दरअसल ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध ना करके, उसके कोई भी कारण रहे हो, जो चाहे कोर्ट का रुख रहा हो, अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद भी अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में संजय सिंह निसंदेह कभी होते रहे होंगे मनीष सिसोदिया, कभी होते रहे होंगे सोमनाथ भारती, कभी होते रहे होंगे सत्येंद्र जैन या गोपाल राय, लेकिन संजय सिंह आज की तारीख में सबसे बड़े क्रूसेडर तो नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे बड़े लड़ाके के रूप में उभर कर आए हैं, जो इतना मुखर होकर संसद से लेकर सड़कों तक बोलते रहे, वो आप देख ही चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, जब संजय सिंह को अब आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जरा स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से उन्होंने पूरी जो महफिल लूट रखी है जब से अरविंद केजरीवाल अंदर गए हुए हैं। वो पैर भी छूते हैं सुनीता केजरीवाल के, लोगों के गले भी लगते हैं, लोगों को उठाते भी हैं भगवत मान। तो कुल मिला के वो अभिभावक के रूप में सामने आ गए हैं। तो वेद भूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कानूनी पहलू के साथ साथ में आपने दिल्ली की सियासत को और इस पूरी नई सियासत को आपने सामने उभरते हुए देखा, तो इसके सारे किरदारों से भी आप भली भांति वाकिफ है। तो एक कुल मिला के जो अपने गोद में उठाकर जो अपने शक्ति का प्रदर्शन जो संजय सिंह कर रहे हैं, इसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए तो इस्तीफा देना और भी मुश्किल हो गया है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो वाकई की अब जेल से सरकार चलती रहेगी, या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि भाई नहीं चलेगी सरकार, वहां से देखते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? आपको क्या लगता है किस तरीके की परिस्थितियां सामने आने जा रही हैं? हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन आप इसको ज्यादा सही तरीके से शायद विश्लेषण कर पाए। देखिए, एक तो जो ईडी की परेशानी मैंने स्टाफ की बताया था, टोटल मेरी नॉलेज में बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान से 160 आदमी ही वहाँ इन्वेस्टिगेशन में है, जबकि पूरे इंडिया में वो रेड कंडक्ट कर रहे हैं, सर्चेज हैं, अरेस्ट हैं, ट्रायल है, इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि ये एक ऐसी डिबेट है जिसको जो अनएंडिंग है। गौड़ साहब कुछ और बोलेंगे, मैं इन्वेस्टिगेशन से अलग इत्तेफाक रखूंगा, परंतु किसी ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुकदमे में बरी यही हो जाना। लोकतंत्र है और यही जो है हाँ, संविधान, इसी हाँ, तरीके यस, से यस, परिष्कृत होता है निश्चित तौर एग्जैक्टली, पर। एग्जैक्टली राजकिशोर जी। अब जी। किसी केस में किसी मुलजिम का बरी हो जाना, उसका मतलब ये नहीं कि वो मुलजिम इन्वॉल्व नहीं था। उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, उसके ट्रायल के अंदर गवाह नहीं आए, या कोई टेक्निकल वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से कोई लैप्स हो गया, कोई परमिशन ऑब्टेन करनी हो एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी राष्ट्रपति से, वो ना दी गई हो, तो ये बहस एक वजह बन सकती है। पर बरी हो जाना अपने आप में कोई आश्चर्य की बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि इन्वॉल्व नहीं है। अभी मैंने आपके जब टेलीविजन पर, जब आपके सोशल मीडिया पर हम लोग डिबेट कर रहे थे, तो मेरे मुंह से अचानक एक बात लिख दी थी कि क्या इलेक्शन के दौरान में कोई बड़ा अपराध हो जाए, कोई रेप, कोई या मर्डर कर दे कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो क्या उसको अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि चुनाव होने उसको अपनी इलेक्शन कर, तो अदालत ने क्लियर कर दिया ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है उनके पास में। उनके पास केवल और केवल ईडी का एक केस है जिसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी अभी कर रही है। तो इसलिए जो तमाम जो चीजें हैं, जो आम आदमी पार्टी की जो मुसीबत बढ़ाते हैं, वो इसलिए बढ़ाते हैं कि अब संजय सिंह का जो कद है, जैसा अभी बता रहे थे, अभय जी बता रहे थे, वो बड़ा है। तो अब भाभी और देवर के बीच में जंग हो सकती है कि मैं बैठूंगी कुर्सी पे या आप बैठेंगे। उधर आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी एकदम तैयारी के मूड में बैठे हैं कि कुर्सी बस मिलने ही वाली कुछ दूरी पर है। तो ये जुतम पुजारी होना एक आम बात है। और सबसे बड़ी अब मैं बताऊं आपको, संजीव कुमार इनके एक मिनिस्टर थे जो पहली बार अरेस्ट हुए थे, जो राशन कार्ड बनाते थे किसी महिला के साथ, वो उनकी वीडियो रिलीज हुई थी। आज वो खुद उठकर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। आम आदमी पार्टी की हालत देखिए कि इनके क्या मॉरल ग्राउंड हो सकते हैं। क्या ये स्थापना जिस तरह से हुई, मैंने, आपने सही कहा, मैंने उस दिन से इस चीज को देखा है, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर मुखरता से बोलता हूँ, अपनी पूरी जानकारियों के साथ, पूरे फैक्ट के साथ बोलता हूँ। शुरू में मैं भी झांसे में आ गया था केजरीवाल के और अन्ना हजारे के, क्योंकि मैं दरियागंज में रहता हूँ और पीछे राजघाट भी है और पीछे रामलीला ग्राउंड भी है और तिहाड़ जेल भी यहाँ से दूर नहीं है। तो मैंने उन तमाम स्थितियों को देखा है। मैं आपके दर्शकों के लिए बताऊं कि आसाम में एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट आया था। 27 साल का एक यंग लड़का यूनिवर्सिटी से निकलकर पूरे आसाम का सीएम बन गया था। असम गण संग्राम परिषद के नाम से उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था। आज उस पार्टी का ऑफिस भी नहीं है, कोई एमएलए काउंसिलर कोई नहीं है। तो अंतोगत्वा जो इस तरह की पार्टी जो कुकरमुत्ते की तरह आते हैं और बड़े बड़े वायदे, झूठे वायदे करके आते हैं, तो उनको जवाब मिलता है और अदालतें जवाब देती रही है। बहुत बड़े ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट हुए इस तरह के मामले में। तो जो आज का जजमेंट है, जो ये पूरा पढ़ा जाएगा, अभी गौड़ साहब और मैं बैठ के पढ़ेंगे कि जजमेंट में क्या क्या और बातें कही गई हैं, क्योंकि ये जो हेडलाइंस या बिंदु जो आ रहे हैं, ये केवल बिंदु है।
परंतु क्या उनके अंदर कंटेंट्स क्या है वो कोर्ट का माइंड रिफ्लेक्ट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो नीचे की लोअर कोर्ट से ईडी और तमाम तरह की जो फाइल्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट उन तमाम चीजों को कंसीडर करती है, एविडेंस को अप्रिशिएट करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल तो करती नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो नीचे से जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी विवेचना करती है कि क्या हमारे संविधान हमारे कानून के अनुरूप है या नहीं है, तब वो अपना माइंड मेकअप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मेरे तो एक की कोर्ट पर विश्वास है, क्योंकि मैं पुलिस के बहुत छोट सब इंस्पेक्टर रैंक से ज्वाइन किया था और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोगों को जाना पड़ा, तो मेरा अदालतों में बहुत ज्यादा विश्वास है। इतने बेहतरीन जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो भगवान के तुल्य मानता हूँ कई जजों को, मैं नाम नहीं लेता पर मैं मानता हूँ कि शायद जमीन पर वो उनकी ईमानदारी और उनका कार्य करने की प्रणाली और जो उनके जजमेंट है वो ऐसे हैं कि वो सैकड़ों साल तक लोग उनको पढ़ेंगे, उससे बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट निकल कर आएंगी। अभी बात हो रही थी कि आर्थिक अपराध, अब जो नया कानून आ रहा है उसमें आईपीसी में ही ऐड कर दिया गया है। ये तो पीएमएलए एक्ट तो अलग है, अब आईपीसी में प्रोविजन रख दिया गया है कि यदि आर्थिक अपराधों के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होंगे, ये टेररिज्म की एक धारा के अनुरूप होगा, जैसे टेररिस्ट करते हैं उस तरह की एक चीज को माना जाएगा। अभी तो मुसीबतें जो इस तरह के लोग जो आर्थिक अपराधों में लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं, चीटिंग फ्रॉड दुनिया भर के बैंकिंग फ्रॉड्स में लगे हुए हैं, उनके लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार ने नए कानून में कहा है कि ये एक नया तरह का टेररिज्म है। हिंदुस्तान को एक स्टेक पर रखने के लिए, आर्थिक तरह से उनको परेशान करने के लिए आप एक काउंटरफीट कॉइन बनाते हैं, आप नोट छापते हैं, वो उसको बहुत सीरियस प्रोविजन दिया गया है जो कानून में, जो और प्रोविजन 1 जुलाई से आने वाले हैं। ये चूंकि मेरा और गौड साहब का सब्जेक्ट है तो हम लोग उन चीजों को पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आने वाले 1 जुलाई के बाद में हिंदुस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी या कानूनी जो हमारे अदालतों का सिस्टम है, किस तरह से अदालतें काम करेंगी, और जो नए कानून आ रहे हैं उसमें क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, क्या जो केजरीवाल, अब चूंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव डेट से तो लागू होगा नहीं क्योंकि केजरीवाल तो पहले अंदर जा चुके हैं, 1 जुलाई के बाद जो लोग इस तरह के आर्थिक अपराधों में जेल में जाएंगे उनकी मिलने वाली है। और मेरे जैसे लोग और राजकिशोर जैसे लोग और गौड साहब और अभय ऐसे लोग खुश हैं, क्योंकि कम से कम इतने बड़ी मछलियों पर हाथ डालना पहले बहुत मुश्किल था, अब बड़ी बड़ी मछलियां भी आ रही हैं। और मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, पर मोदी जी ने क्लियर कर दिया है कि ट्रेलर है, आने वाला टाइम बहुत खतरनाक होगा इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल देश को जिस तरह से लूटा है, छोटा है, हजारों सैकड़ों। जी, मुझे जी लगता जी है कि अब वो तो भविष्य के गर्त में है कि मोदी जी 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 आते हैं कि नहीं आते हैं, हम अभी से कैसे प्रेडिक्ट करें। मोदी जी तो कह रहे हैं वो आ रहे हैं, आश्वस्त दिख रहे हैं, जी तमाम संभावनाएं उनके पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ सकती हैं, उस पर मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन जी जी मैं अंत में गौर साहब आपके पास आऊंगा, आखिरी सवाल, और चूंकि वक्त भी हो रहा है बहुत अच्छे से, चूंकि मतलब मुझे खुशी है कि आप और वेद जी ने जिस तरीके से इस चीज को समझाया, हमारी भी समझ उससे खुली। लेकिन मैं अभी सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर फोकस इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि ये बड़ी डिबेट है और बिल्कुल जायज है कि आप लंबे समय तक ट्रायल में इसको बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। अगर ट्रायल नहीं चल रहा है, जेल में कितने दिन रखा है, वो आपने बहुत अच्छे से व्याख्या की, उस पर मेरे पास कुछ कहने को नहीं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल को जेल में लाया गया, ये तो अभी अभी आए हैं, इनको पूरा मौका भी दिया गया था, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर थे और एजेंसीज भी जानती थी कि वो कैसे किसी भी दिल का ताड़ बना सकते हैं, ये उनको करना आता है। क्योंकि जैसे वेद भूषण जी अधिकारी रहे तो वो भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की क्या प्रवृत्ति है, क्या प्रकृति है और कैसे वो खेल सकते हैं, और वो आईआरएस हैं तो वो जानते भी हैं। तो धीरे धीरे पहुंचने में एजेंसीज को समय लगा। ये मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि ये जो मनी ट्रांजैक्शन है इसको सीबीआई ने काफी हद तक डिकोड कर लिया है। कैसे पैसा गया, कौन पैसा गया, ये जो बीच में कौन, इनको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, जो पैसा जो इधर से उधर करते हैं, इनको कुछ, अंगड़िया या हाँ आंगड़िया, हवाला। जी सॉरी, ये सब मैं अंगड़िया थोड़ा सा, कंड्यूट बोल सकते हैं, जी कंड्यूट जी बोल हाँ। सकते हैं, हाँ, तो ये जो डिफाइंड वर्ड आंगड़िया, कंड्यूट होगा। इस तरीके की चीजें शायद वो लोग कर चुके हैं जितनी मेरी जानकारी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार भागते रहे और अब जिस तरीके से कोर्ट ने उनके प्रति ये रुख दिखाया है, तो उसमें आपको लगता है कि लीगली या कहीं पर नैतिक रूप से, बाहर सामाजिक रूप से उनके पास कोई फेस सेविंग फिर हार बची आपको दिखाई पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा तब की तब देखी जाएगी। देखिए, नैतिकता का जहां प्रश्न उठता है वहां अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आता। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो नैतिकता का झंडा उठा के चले थे और बच्चों की कसम खाई, शीला दीक्षित के खिलाफ सबूतों की बात कही, बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के खिलाफ सबूतों की बात कही, गडकरी जी के खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिए, फिर माफी मांगी, अरुण जेटली जी से माफी मांगी। तो
अरविंद केजरीवाल कहते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं। ये बात तो अदालतों ने दिखाई। बच्चों की कसम खा के राजनीति में न जाने की बात करते थे, वहां झूठ दिख गया। तो उनका झूठ से तो बहुत पुराना सा नाता लगता है, मतलब उनके वक्तव्यों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा काम है। मैं जहां तक कानून की बात आई तो मैंने कहा कि भाई अननेसेसरी अनड्यू किसी का भी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या किसी का भी हो, उन्हें प्रॉपर प्रोसिक्यूशन मिलना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली लीगल रेमेडीज उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, वो एक दूसरी बात है। पर जहाँ नैतिकता की बात आती है, नैतिकता का उनके साथ कोई नाता है नहीं। उनकी बातें हैं, आज कुछ और होती हैं, कल कुछ और होती हैं। जिन प्रशांत भूषण ने उन्हें खड़ा किया, जिन शांति भूषण ने उनके लिए एक बहुत आर्थिक मदद भी की, उन्हीं को 1 करोड़ रुपया दिया था, 1 करोड़ रुपया दिया था। वो सबको पता है। मैं पब्लिक बातें को नहीं, पता है। वो सबको पता है। उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट था ये, जो पार्टी खड़ा करने के लिए दिया गया था उनको। जी, तो मतलब वो अपने सभी साथियों को दरकिनार लगाते चले। अब आखिर में आते आते लीगल और प्रोटेक्शन जेल भी था। जाते प्रशांत जाते, भूषण खुद वकील थे। वो जेल जाते जाते सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम ले गए। क्यों ले गए पता नहीं। मतलब हमारा यहाँ तो सिद्धांत ये कहा जाता है डिफेंस में कि आप आपस में एक दूसरे से मत लड़िए, आप एक दूसरे का नाम मत लीजिए, वरना प्रोसिक्यूशन क्लैप करेगा। तो यहाँ तो वो प्रोसिक्यूशन को मसाला और दे गए कि बाकी सबको तो जो तुमने कुछ नहीं किया या किया, अब इनको सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी ले लो अपने ड्रैगनेट में, ताकि। और जिस दिन ये नाम बाहर आया, आतिशी ने वो गाना गाना शुरू कर दिया कि भाजपा से कोई आया था कि ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें भी ईडी अरेस्ट कर लेगी। तो ये राजनीतिक चर्चाएं हैं, बातें हैं, सिर्फ खोखली है। अगर इनमें कोई तथ्य था, अगर ये इतने पाक साफ थे, तो फिर आते कहते कि भाई गोवा इलेक्शन में हमारे ये खर्चे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को भी दिया, हम आज ईडी को भी दे रहे हैं। इन 45 करोड़ रुपए से जो आगड़िया कह रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके कन्वेनर थे, ये बात कहते, अक्टूबर में जाके कहते। और इस बात पे फिर अगर आंदोलन ही करना था तो फिर देशव्यापी आंदोलन करते, या जो भी कुछ करना था। बाद में आके विक्टिम कार्ड खेलना था। तो ये उनकी आदतों में शुमार रहा है। उनके व्यक्तिगत चरित्र पे तो मैं क्या टिप्पणी करूं, पर नैतिकता का उनका लेना। ठीक है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस मुद्दे पर जो तमाम विषय थे, जो तमाम कानूनी पहलू थे, तमाम राजनीतिक पहलू थे, तमाम सामाजिक पहलू थे, उन पर हमने चर्चा की। और सौरभ अभी हमारे साथ नहीं, उन्होंने भी विस्तार से किस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग की और क्या उसके तथ्य थे बताए, और उसकी गूढ़ताओं पर जिस तरीके से रमाकांत जी ने प्रकाश डाला, और वेद भूषण जी ने कैसे एजेंसीज काम करती हैं और क्या आगे हो सकता है वो बताया, और अभय जी ने इसके राजनीतिक निहितार्थों पर अपनी दृष्टि डाली। तो फिलहाल आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और मैं अपने दर्शकों से बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो कृपया अपना फीडबैक जरूर दें और हमें बताएं, जिससे हम और बेहतर कर सकें। चूंकि बुलंद भारत टीवी की कोशिश ये है कि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानकारी और बेहतर पर्सपेक्टिव के साथ में आपके समक्ष ला सकें, इतना प्रयास है और इसमें आप हमारी मदद करें। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत, ताकत आपकी।